अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की हुई है प्लाज्मा फिजिक्स की लेक्चर सीरीज, जिसमें हम बुक का जो फॉलो कर रहे हैं फ्रांसिस एफ चेन है। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन। और जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं उसकी लिस्ट ये है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखी थी? डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा देखी थी। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या देखेंगे कि साहा इक्वेशन क्या होती है। लेक्चर 1 में हमने देखा था कि प्लाज्मा कैसे बनती है, प्लाज्मा के एग्जाम्पल्स, प्लाज्मा की डेफिनेशन को डिटेल में देखा था, और प्लाज्मा में क्या क्या कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो भी चीज़ देखी थी। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 देख के आए। इसी लेक्चर सीरीज इसी प्लेलिस्ट में है, लेक्चर नंबर 1 के नेम से। देन आप लोग उसके बाद साहा इक्वेशन क्या होती है? जब भी हमें कहीं पे भी देखना हो कि यहाँ पे प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो वहाँ पे हम साहा इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इट गिव्स अस एन आइडिया दैट वेदर प्लाज्मा एग्जिस्ट और नॉट। और साहा इक्वेशन क्या होती है? ये जो लिखी हुई है यहाँ पे पूरी साहा इक्वेशन आप लोगों ने याद कर लेनी है। NI/NN अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻21, जो कि कांस्टेंट की वैल्यू है। T 3/2 NIE-UI/KBT। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि इसमें जो इस पूरी इक्वेशन में एक एक टर्म है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कांस्टेंट क्यों आया है और कब आता है। उससे पहले अभी हमने कहा कि जब भी हमें देखना हो कि प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो वहाँ पे हम साहा इक्वेशन लगाते हैं। तो ये जो रेशियो है ना NI/NN, ये चीज़ हमें बताती है कि हमारे पास साहा इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर तो ये रेशियो जो है वो 1 के इक्वल आए, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बाद जो इक्वेशन थी उसको आपने सॉल्व करना होता है। अगर वो इक्वल टू 1 आ रही है, इसका मतलब फुली आयनाइज्ड है। और अगर फुली आयनाइज्ड है तो इसका मतलब वहाँ पे प्लाज्मा बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। और अगर ये रेशियो 0.5 आ रही है, इसका मतलब वो पार्शली आयनाइज्ड है, वहाँ पे प्लाज्मा है तो लेकिन बहुत कम है। और ये अगर रेशियो जो है वो 0 आ रही है तो इसका मतलब वीकली आयनाइज्ड है और वहाँ पे प्लाज्मा एग्जिस्ट नहीं करता। अब इस साहा इक्वेशन में जो NI है वो क्या होती है? नंबर डेंसिटी है आयनाइज्ड एटम की। ठीक है, और इसको हमने याद रखना है कि मीटर पर क्यूब में ही एक्सप्रेस करना है। ठीक है, आप लोगों के अगर मीटर पर क्यूब में नहीं गिवन या नहीं आई तो आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर क्यूब में। देन NN क्या है? नंबर डेंसिटी है न्यूट्रल एटम्स की। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होते हैं? न्यूट्रल से आयनाइज्ड ही बनाने होते हैं हमने, अगर प्लाज्मा बनानी है तो हमारे पास NN क्या होता है? न्यूट्रल एटम्स की डेंसिटी होती है, उसको भी हमने क्या करना है? मीटर पर क्यूब में एक्सप्रेस करना है। T हमारे पास टेम्परेचर है और उसको केल्विन में ही लेना है। अगर किसी और में गिवन है तो उसको भी कन्वर्ट करके आपने केल्विन में लिखना है। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है वो जूल पर केल्विन में ही होना चाहिए। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23, यहाँ पे याद रखना है कि -23 है। ओके, ठीक है, तो KB क्या था? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर UI की बात करें यहाँ पे, तो UI क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि हमारे पास डिफरेंट होती रहेगी जो भी केस है। जैसे हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब इस इक्वेशन में हमने हर एक चीज़ देख लिया। एक ही NI NN टेम्परेचर देख लिया, ये KB कांस्टेंट देख लिया, UI देख लिया। अब ये चीज़ रहेगी 2.4 इंटू 10⁻21 की कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी अगर आप टेम्परेचर्स को इन यूनिट्स में ना लो। टेम्परेचर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, डेंसिटी को जो जो यूनिट यहाँ लिखे हुए इन यूनिट्स में अगर आप ना लो तो वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। ये जो वैल्यू आई है ये सिर्फ तब है जब आपने नंबर डेंसिटी को मीटर पर क्यूब में और टेम्परेचर को केल्विन में और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को इस यूनिट में लिखा हुआ है, देन तब आपके पास ये वाली कांस्टेंट की वैल्यू आएगी 2.4 इंटू 10⁻21। अगर सारे जो है ये सारे अपने SI यूनिट में एक्सप्रेस्ड हुए हुए तब ये वैल्यू आई थी कांस्टेंट की। ये बात आप लोगों ने बस याद रखनी है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? अपने SI यूनिट में, इनकी सारे यूनिट्स में SI यूनिट है। उसके बाद हम साहा इक्वेशन को आप जिस भी रूम में आप उस पर अप्लाई करो। साहा इक्वेशन को रूम में देखेंगे कि जिस रूम में हम हैं वहाँ पे प्लाज्मा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो हमने इसको रूम पे कैसे अप्लाई करेंगे? हमने साहा इक्वेशन यहाँ पे लिख ली। ये जो NI है मुझे इसको खत्म करना है, तो मुझे यहाँ पे इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जब यहाँ पे करोगे तो NI² बन जाएगा और यहाँ से खत्म हो जाएगी, बाकी इक्वेशन एज इट इज लिखी हुई है। उसके बाद क्या करना है? अब इसको मैं NN से डिवाइड करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि ताकि ये होल स्क्वायर बन जाए। NN से किया तो यहाँ पे एक NN आ जाएगा, उसका स्क्वायर होगा तो इसको होल स्क्वायर में लिख लिया और यहाँ पे एक NN की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे क्या लगाना है? इसको रूम में लगाना है। तो रूम में हमारे पास आप लोग पूछोगे कि यहाँ पे रूम पे तो बहुत सारी गैसेज हैं, तो कौन सी गैस लेनी है, किसकी नंबर डेंसिटी हम लें? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कौन सी गैस जो सबसे ज़्यादा है। तो 78% नाइट्रोजन होती है रूम में, जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम नाइट्रोजन को यूज़ करेंगे। इसकी डेंसिटी क्या होती है? 3 इंटू 10⁻25 मीटर पर क्यूब में इसको लिख लिया। टेम्परेचर 25 सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन हमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करके लिखना है, तो इसको केल्विन में लिख दिया, 300 केल्विन आ गया। आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की क्या होती है? 14.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में कन्वर्ट करेंगे तो 14.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19
साथ में जूल आ जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो बहुत लार्ज नंबर्स है 10⁻25, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लार्ज नंबर्स हैं तो हम जब भी लार्ज नंबर्स होते हैं तो हम वहाँ पे नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब मैं लॉग अप्लाई करूँगी तो क्या होगा, ये जो 2 है पावर में ये शुरू में आ जाएगा, तो 2 ln ni/nn अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, इसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे ln, और यहाँ पे ये टर्म एज इट इज nn की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। देन अब मल्टीप्लाई हो तो लॉग में क्या हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लस पावर शुरू में आ जाएगी 3/2 ln of t, और ये पावर शुरू में आ जाएगी तो -ui/kbt ln of e। 2 ln ni/nn अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, ये सारी टर्म एज इट इज आ गई। टेम्परेचर की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, साथ में ui की वैल्यू पुट की, और ln of e क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। kb की वैल्यू पुट की, साथ में यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे। जब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो 8 × 10⁻⁻5 आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 8.55, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आ गई, ठीक है। फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आप इस तरह भी लेके सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे किसी पे भी 10⁻² नहीं था, तो मैंने क्या किया, इसके पॉइंट्स को मूव, इसको खत्म करने के लिए इसको पॉइंट्स मूव करवा दी। 10⁻² है तो 2 पॉइंट मूव करवा दिया, 560 बन गया और ये चीज़ खत्म हो गई, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देन इन सारों को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा। ln खत्म करने के लिए यहाँ पे अगेन ln से करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ln of e क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ln अप्लाई करेंगे तो e की पावर में ये चला जाएगा -280.6, और इसको आप जब कैलकुलेटर पे लिखोगे तो ये 0 के इक्वल आएगा। अब ये चीज़ 0 इक्वल आई है तो इसका क्या मतलब है, ni तो 0 नहीं हो सकता, सॉरी nn तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास एयर तो प्रेजेंट है ना। ये क्या करती है, न्यूट्रल, ये एयर को वो डिस्क्राइब कर रही है, प्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे एयर हमारे पास प्रेजेंट है तो इसलिए ये 0 नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि कोई भी आयनाइज्ड आइटम ना हो और कोई भी आयनाइज्ड पार्टिकल ना हो। तो आयनाइज 0 है, इसका मतलब कि कोई भी पार्टिकल आयनाइज्ड नहीं है, इसका मतलब कि प्लाज्मा एग्जिस्ट नहीं करता। ये रेशियो 0 आ गई तो मीन्स यहाँ पे जिस रूम पे हमने अप्लाई करके देखा है कि यहाँ पे प्लाज्मा है या नहीं, तो हमारे रूम में प्लाज्मा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब अगर वैसे ये जनरल नॉलेज के लिए बात है, अच्छा ये चीज़, सो देयर इज नो प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन रूम। उसके बाद अगर आपने प्लाज्मा बनाना हो तो अगर प्लाज्मा बनाना तो हम क्या करते हैं, प्लाज्मा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो सिंपल हमने टेम्परेचर को बढ़ा देना है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देना तो प्लाज्मा को हम एग्जिस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। ये वैसी बात है कि प्लाज्मा को कैसे एग्जिस्ट करवा सकते हो, तो कैसे बना सकते हो। तो आपके पास एक फैक्टर था, ये चीज़ हमारे पास इक्वेशन आ रही थी ना, ये चीज़ बन रही थी। अगर आप इस इक्वेशन में देखो तो टेम्परेचर का फैक्टर इस वाले में इंक्लूड है, ठीक है। मीन से e -ui/kBT वाले में इंक्लूड है। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर का फैक्टर देखूँ तो मैं जब टेम्परेचर को बढ़ा दूंगी तो ये जो माइनस वाली नेगेटिव वैल्यू ना, आंसर इससे आ रहा था, इसी वैल्यू से आ रहा था। अब जब टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी तो ये वैल्यू जो है ना लेस नेगेटिव हो जाएगी, और जब लेस नेगेटिव होगी तो आंसर 0 नहीं देगी, ठीक है। कंसेप्ट की बात है, वैसे ही समझ लो कि हमारे पास ये इक्वेशन थी ना, इस इक्वेशन को देखना। आप लोग ये कहोगे कि यहाँ पे भी तो टेम्परेचर इंक्लूड है, इस इक्वेशन का क्यों नहीं यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे ln का फैक्टर आ रहा है। ln का फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने ये चीज़ इग्नोर की हुई है। ये इफेक्ट डालती है, ठीक है, ये नहीं डाल रही, इसका फर्क पड़ रहा है। तो इसी से आंसर आ रहा था, तो हमने ये वाली यहाँ पे यूज़ की। हमने कहा कि अगर हम टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ा देना तो ये वैल्यू लेस नेगेटिव हो जाएगी, और लेस नेगेटिव हो जाएगी तो ये वैल्यू 0 नहीं देगी, तो हम प्लाज्मा को एग्जिस्ट करवा सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आप टेम्परेचर को ना यहाँ पे कम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मोर नेगेटिव होती जाएगी, और अगर ये मोर नेगेटिव होती जाएगी तो आंसर ऑब्वियसली 0 ही देगी, ठीक है। उसके बाद आप प्लाज्मा कैसे बनाते हो, एक न्यूट्रल एटम लो ना, उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रल गैस लो, उसको बहुत ज़्यादा हीट करोगे, आयनाइजेशन स्टेट पे आ जाती है, प्लाज्मा ऐसे ही बनता है ना। लेकिन हर कोई प्लाज्मा नहीं होता, प्लाज्मा सिर्फ तब होती है जब आपके पास न्यूट्रल एटम्स जो हों वो क्या हों। अच्छा, अगर हमारे पास न्यूट्रल एटम्स की डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है और आयनाइज कम है तो इसका मतलब प्लाज्मा नहीं है, और ni अगर बहुत ज़्यादा हो जाए nn के मुकाबले तो हम कहते हैं कि प्लाज्मा है। और तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।